दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जीव विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जो डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू होते हैं। तो आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 17 और देखेंगे यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल एग्जाम इम्पॉर्टेंट। तो इस रेलवे की बुक के सॉल्यूशन को आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम जहाँ भी साइंस पूछी जाती है तो उसके लिए यह क्लास रामबाण साबित होगी। तो देखते हैं आज के प्रश्नों को, जो ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 2014 वस्तुनिष्ठ प्रारूप। पहला प्रश्न है हमारा, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पुनरावृत्ति शास्त्र, बी पुराजैविकी, सी जीवाश्म विज्ञान, डी वर्गीकरण। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो हो जाएगा हमारा सी जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी। तो इसका आंसर बताएं। तब तक हम बताते हैं आपको कि इस क्लास को अभी तक जिसने भी नहीं देखा है या पिछली क्लासों को अभी तक जिसने भी नहीं देखा है, तो इस चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप इन सभी क्लासों को देख सकते हैं और इसी तरह के आपको क्वेश्चन पूरी क्लास में मिलेंगे। आवश्यकता अनुसार उनकी व्याख्या भी मिलेगी। तो आप इस क्लास को स्किप मत करें और अंत तक इस वीडियो को देखें, तो आपको इस वीडियो से प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए लाभ होगा। तो शुरुआत करेंगे, देखते हैं इसके आंसरों को। ए O2, B CO, C NH3, D CH4। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी। तो O2 गैस उपस्थित नहीं थी। अगला क्वेश्चन, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ए हाइड्रोफोबिक, बी मिसेल, सी समजातीय, डी हाइड्रोफिलिक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा डी हाइड्रोफोलिक। अगला इसकी व्याख्या देखेंगे हम। यह ऐसे पदार्थों या समूह जिनके अणु जल के अणुओं को आकर्षित कर इनसे संबद्ध होने का गुण रखते हैं, हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के संपर्क में जल के आने पर जल इनकी सतह पर पूर्ण रूप से फैल जाता है। इसके विपरीत वे पदार्थ जिनकी सतह पर जल चिपकने या फैलने के बजाय छोटी छोटी गोलाकार बूंदों के रूप में बिखर जाता है, हाइड्रोफोबिक पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए बायोफ्राइलम, बी इमली, सी ब्रायोफाइटा, डी गुलाब। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी गुलाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं या इसकी व्याख्या देखेंगे यहाँ पर हम। दिया गया है, कायिक प्रवर्धन प्रजनन की अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों जैसे तना, जड़ एवं पत्तियां या पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। बोगनवेलिया, गुलाब तथा अंगूर आदि के पौधे तने के माध्यम से प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है डैश तने के माध्यम से प्रजनन करता है। पौधों के नाम दिए गए हैं यहाँ पर। कौन कौन से पौधे हैं? ए ब्रायोफाइटा, बी इमली, सी गुलाब, डी ब्रायोफाइलम। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो हो जाएगा हमारा सी गुलाब तने के माध्यम से प्रजनन करता है। जैसे कि आप के यहाँ कहीं भी गुलाब का पौधा हो, वहाँ उसकी एक टहनी तोड़कर एक दूसरे स्थान पर आप उसको पौधे के रूप में लगा देंगे तो वह वहीं से उसका प्रजनन करने लगेगा या पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एब्स में शामिल हैं। क्या शामिल हैं? ए पक्षी, बी स्तनधारी, सी जलीय, डी मछलियाँ। तो एब्स में जो शामिल हैं वह कौन से जानवर या पक्षी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए पक्षी एब्स में शामिल हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी हम थोड़ी सी। दिया गया है एप्स या एवीज वर्ग में पक्षियों को शामिल किया जाता है। ये समतापी जीव हैं तथा कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? ए फर्न, बी चीड़, सी आम, डी काईमास। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो हो जाएगा हमारा बी चीड़। अगला क्वेश्चन या इसकी व्याख्या देखेंगे हम, बढ़ेंगे फिर आगे। उसके बाद में दिया गया है अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म नग्न बीज युक्त पौधे होते हैं। चीड़, देवदार, साइकस आदि के इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? ए मेढक, बी मछली, सी केंचुआ, डी छिपकली। तो इनमें से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी केंचुआ कशेरुकी नहीं है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम थोड़ी सी। दिया है प्रश्नगत विकल्पों में मेढक, मछली तथा छिपकली कशेरुकी जीव हैं जबकि केंचुआ एक अकशेरुकी जीव है। केंचुआ रेनेलिडा संघ का सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कार्क सेल्स को गैसों एवं जल के प्रति अभेद या अपारगम्य बनाने के लिए उसमें एक रसायन डैश डैश उपस्थित होता है। कौन सा रसायन उपस्थित होता है? ए सैफ्रेनीन, बी काइटिन, सी क्यूटिन, डी सुबेरिन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी सुबेरिन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया है व्याख्या दी गई है कार्क कोशिकाएं आयताकार होती हैं तथा अदीय पंक्तियों में विन्यासित होते हैं। इनके बीच अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते। परिपक्व होने पर इनका जीव द्रव्य समाप्त हो जाता है और इन कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। इनमें सुबेरिन नामक रसायन पाया जाता है जिससे ये गैसों एवं जल के प्रति अपरागम्य होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 556 गोले हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले होते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए 32, बी 101, सी 108, डी 315। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 315। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को हम। दिया गया है 556 हरे बीज पत्र वाले गोल बीज और पीले बीज पत्र वाले सिकुड़े झुर्रीदार बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में 315 बीज पीले
बीज पत्र वाले गोल बीज होंगे तथा 108 हरे बीज पत्र वाले गोल बीज होंगे, जबकि पीले बीज पत्र वाले सिकुड़े बीजों की संख्या 101 तथा हरे बीज पत्र वाले सिकुड़े बीजों की संख्या 32 होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी नहीं है? ए सरसों, बी सूरजमुखी, सी हिबिस्कस, डी पपीता। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी पपीता। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया है, द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण सूरजमुखी, सदाबहार, गंधराज, सरसों, हिबिस्कस आदि। एकलिंगी पुष्प में नर तथा मादा जननांग में केवल एक भाग ही होता है, जैसे पपीता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है? ए एम्फीबियाकस, बी रोहू, सी डॉगफिश, डी टूना। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए एम्फियाकस। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। प्रोटोकार्डेटा समूह के अंतर्गत फाइलम हेमिकार्डेटा तथा सब फाइलम यूरोकार्डेटा एवं सेफिलोकार्डेटा आते हैं। एम्फियाकस को सेफिलोकार्डेटा सब फाइलम के अंतर्गत रखा गया है। एम्फियाकस छोटे जलीय जीव हैं जो तटीय जल के क्षेत्र में विश्व के उष्ण भागों में पाए जाते हैं। इनमें रीढ़ अनुपस्थित होती है तथा खोपड़ी भी नहीं पाई जाती है। प्रोटोकार्डेटस में एक खोखला पृष्ठीय तंत्र का कार्ड पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग क्रांति से था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। ए स्वर्ण, बी काली, सी धूसर, डी भूरी। इन चारों ऑप्शनों में से कोको या चमड़ा का संबंध भूरी क्रांति से था। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को दिया गया है। चमड़ा या कोको संबंध भूरी या ब्राउन क्रांति से संबंधित है, जबकि ग्रे क्रांति धूसर या भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से तथा काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? ए एक सींग वाला गैंडा, बी हाथी, सी रॉयल बंगाल टाइगर, डी एशियाई चीता। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा बी हाथी। जिस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है वह हो जाएगा हाथी। व्याख्या देखते हैं इसको हम। कब घोषित किया गया था? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से यूवी किरणों यानी कि पराबैंगनी किरणें के संपर्क में आने के कारण होता है। इसके लिए इनमें से कौन सी यूवी किरणें जिम्मेदार हैं? चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। ए यूवी, बी वाले ऑप्शन में है UVA और UVB दोनों, सी यूवी किरणें जिम्मेदार नहीं हैं, डी UVA। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए UVB किरणें जिम्मेदार हैं। देखते हैं इनकी व्याख्या को।
ऑस्ट्रेलिया विश्व भर के उन देशों में से एक है जहां त्वचा कैंसर के मामले और उससे होने वाली मृत्यु दर विश्व में सर्वाधिक है। यह मुख्य रूप से यूवी किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने के कारण होता है। इसके लिए यूवीबी किरणें जिम्मेदार हैं। यह त्वचा की क्षति और त्वचा कैंसर का कारण बनता है। पृथ्वी पर लगभग 15% यूवी उच्चारित या संचारित होता है क्योंकि ओजोन अधिकांश यूवीबी को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ए फ्रांस, बी यूएसए, सी कनाडा, डी स्पेन। इन चारों ऑप्शनों में से येलोस्टोन नेशनल पार्क जहाँ पर स्थित है उस स्थान का नाम है यूएसए। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है। इसकी स्थापना 1872 में की गई थी। यह विश्व का पहला नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है? ए 1991 से 2001, बी 1991 से 2003, सी 1991 से 2002, डी 1990 से 2001। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा बी 1991 से 2003। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। वर्ष 1991 से 2003 की अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में शहद तथा फल उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? ए ऊर्जा, बी स्वास्थ्य, सी शिक्षा, डी कृषि। तो आयुष्मान भारत सरकार, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना जिससे संबंधित है वह ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी स्वास्थ्य से संबंधित है। देखेंगे यहाँ पर इसका विस्तार थोड़ा सा। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से संबंधित यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस योजना का प्रक्षेपण राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के द्वारा अनुमोदित किया गया। इसमें दो अंतर संबंधित घटक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शामिल है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृतपोषी पोषण क्या है? ए जीव पोषण के लिए कीड़ों पर निर्भर रहता है, बी जीव पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहता है, सी जीव पोषण के लिए अन्य जानवरों पर निर्भर रहता है और पोषण साझा करता है, डी जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। मृत अथवा सड़े गले जीवों से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों को मृतपोषी कहते हैं। मृतपोषी सड़े गले तथा मृत पदार्थों को विघटित करके पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को डैश क्रांति कहा गया है? ए भूरी, बी पीली, सी काली, डी स्वर्ण। तो इन चारों ऑप्शनों में से तिलहनों से संबंधित जो क्रांति है, बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक वृद्धि हुई, उसे क्या कहा जाएगा? तो पीली क्रांति से संबंधित है यह संकर तिलहनों की बुआई की वजह जो है पीली क्रांति। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सी ऑक्सीजन, डी मीथेन। तो इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो वह कौन सी हो जाएगी? जिससे हम सांस लेते हैं वह हमारी है ऑक्सीजन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम थोड़ी सी। दिया है ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC आदि शामिल हैं, जिसमें ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी यह सारी ऊपर से लिखी हैं, जैसे कि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो यह इतनी याद रखें, यह बार बार रिपीट होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है? ए, जिसमें फसलों की खेती और पशुपालन एक साथ किया जाता है। बी, जिसमें पौधों को खनिज पोषक के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है। सी, जिसमें मशीनों का उपयोग करके खेती की जाती है। डी, जिसमें फसलों को बड़े भूभाग पर उगाया जाता है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो हो जाएगा हमारा बी, जिसमें पौधों को खनिज पोषकों के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है। उन्हें हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र यानी कि बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? ए, नंदा देवी, बी, मानस, सी, सुंदरबन, डी, मन्नार की खाड़ी। इन चारों ऑप्शनों में से जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है तो वह हो जाएगा हमारा मानस, जो असम में पड़ता है। यह वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। देखेंगे यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को। भारत के कुल 11 संरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं, जिसमें से नीलगिरी, नंदा देवी, नोक्रेक, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्थमलाई तथा अचानकमार अमरकंटक हैं। तो यह इतने 11 शामिल हैं, बाकी इसमें जो मानस है वह शामिल नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ए, सीवर्ट इकाई, बी, डेल इकाई, सी, डेसिबल इकाई, डी, डॉप्सन इकाई। तो ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है? तो वह हो जाएगी हमारी डॉप्सन इकाई में ओजोन परत को मापा जाता है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ओजोन परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रण वायुमंडल में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि नीरी कहाँ स्थित है? ए, इंदौर, बी, नागपुर, सी, नैनीताल, डी, पुणे। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, नागपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह व्याख्या है कि पिछले क्वेश्चन की। यह है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नीरी यानी कि नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में स्थित है। चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में नीरी की 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत में कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र हैं? ए 19, बी 9, सी 8, डी 18। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी 18। भारत में कुल मिलाकर 18 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। दिया है वर्तमान में भारत में 18 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें 11 बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा हैं। वर्ष 1986 में स्थापित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव संरक्षित क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते यानी कि नॉट ऑल एनिमल्स मिग्रेट बाई चॉइस नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए WBC, WCCB, बी IPCC, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है AWDF, डी ESGP। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा WCCB। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2019 के अवसर पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट इंडिया तथा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB ऑफ इंडिया द्वारा सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते यानी कि नॉट ऑल एनिमल मिग्रेट बाई चॉइस नामक अभियान शुरू किया गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? ए 1947 में, बी 1948 में, सी 1952 में, डी 1950 में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 1952 में भारत में एशियाई चीता को विलुप्त घोषित किया गया था। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। भारत में एशियाई चीता को वर्ष 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। उपलब्ध आवास की कमी तथा शिकार के कारण एशियाई चीता लगभग विलुप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? ए मांसाहारी, सर्वाहारी या शाकाहारी में से कुछ भी नहीं, बी सर्वाहारी, सी मांसाहारी, डी शाकाहारी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी सर्वाहारी। व्याख्या दिखाते हैं यहाँ पर हम आपको। वे पशु जो पौधों एवं पशुओं दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। ऐसे जीव फल फूल पेड़ पौधे घास पत्तियाँ जैसे शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं एवं मांसाहार का भी सेवन करते हैं। शाकाहारी में देखते हैं जो केवल फल फूल अनाज एवं पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी देखते हैं जो भोजन के लिए केवल दूसरे जानवरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और जो सब कुछ खाते हैं यानी कि शाकाहारी वाले भोजन को भी खाते हैं, मांसाहारी वाले भोजन को भी खाते हैं, उनको सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली यह सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष डैश तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस मीरा इंडिया
का शुभारंभ किया और मीरा का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या दिया गया था, तो देखते हैं मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया। तो यह किस सन में था, तो ए 2020, बी 2035, सी 2025, डी 2030। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी 2030। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन नीरा का वर्ष 2030 तक भारत से मलेरिया को समाप्त करने के लिए शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। यह उद्यान अनेक विलुप्त प्राय स्तनधारियों, विशेष रूप से हिम तेंदुआ, हिमालयी कस्तूरी मृग और भराल का निवास स्थल है। यह गढ़वाल हिमालय के भीतरी चमोली जिले में अवस्थित है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित पदार्थों समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का समूह है, ए जूठन पशु अपशिष्ट, बी स्क्रैप कपास ऊन, सी लकड़ी कागज चमड़ा, डी प्लास्टिक DDT बैकेलाइट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम तो हो जाएगा हमारा डी प्लास्टिक DDT बैकेलाइट। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में प्लास्टिक DDT बैकेलाइट अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के समूह में आते हैं, जबकि दिए गए अन्य विकल्पों में सभी जैव निम्नीकरण पदार्थों के समूह में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था, ए 1997, बी 1986, सी 2004, डी 2012। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 1986। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर 1985 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया था। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता में क्या अंतर है, ए प्राथमिक उपभोक्ता पौधों और दूसरे उपभोक्ताओं को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता पौधों और विघटित पदार्थों को खाते हैं, बी प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधों को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। तो ही ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, इन्हीं दोनों में से इसका राइट आंसर बताना है हमें तो हो जाएगा हमारा बी प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधों को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। और इससे अगर आगे देखा जाए तो द्वितीयक उपभोक्ताओं को यानी कि सेकंड वालों को थर्ड वाले उपभोक्ता खाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता, सर्किल चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या दी गई इसकी। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्रथम श्रेणी के उत्पादकों अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं जैसे गाय, बकरी, हिरन, टिड्डा, चूहा आदि। वहीं दूसरी तरफ द्वितीयक उपभोक्ता ऐसे जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं को बनाते हैं जैसे मेढक, मांसाहारी मछली, बिल्ली, छिपकली, भेड़िया आदि।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? ए क्षोभ मंडल, बी बाह्य मंडल, सी आयन मंडल, डी समताप मंडल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा आयन मंडल। वायुमंडल की आयन मंडल की परत रेडियो संचार को संभव बनाती है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के मध्य है। इस मंडल में विलुप्त आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। वायुमंडल की इसी परत में विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं होता है? ए रेफ्रिजरेटर, बी मिक्सर एवं ग्राइंडर, सी एसी, डी पैकिंग मटेरियल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी मिक्सर एंड ग्राइंडर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं होता है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC गैर विषैला जैव गैर ज्वलनशील रसायन है जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणु होते हैं। इसका प्रयोग एरोसॉल यानी कि स्प्रे के निर्माण में, फोम में और पैकिंग सामग्री के लिए ब्लोइंग यानी कि फुलाना एजेंट के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में और रेफ्रिजरेटर के रूप में किया जाता है, जबकि इसका प्रयोग मिक्सर एंड ग्राइंडर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN में सूचित नहीं है? ए हानिकारक, बी विलुप्त, सी संकटग्रस्त, डी असुरक्षित। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए हानिकारक। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लाइड्स स्विट्जरलैंड में है। इसकी लाल सूची में प्रजातियों की कई श्रेणियां हैं जो इस प्रकार हैं: विलुप्त, वन विलुप्त, घोर संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, असुरक्षित, संकट निकट, संकट मुक्त, आंकड़ों का अभाव और अनाकलित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी नहीं है? ए चूहा, बी चींटी, सी भालू, डी सांप। तो इसमें से जो सर्वाहारी नहीं है तो वह बताना है हमको। चींटी दोनों प्रकार की चीज़ें खाती है, चूहा भी दोनों प्रकार की चीज़ें खाता है और भालू भी। तो यहाँ पर सर्वाहारी जो नहीं है तो वह हो जाएगा हमारा डी सांप। यह शाकाहारी है। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पर सर्वाहारी ऐसे जीव होते हैं जो शाकाहारी यानी कि साग सब्जी घास इत्यादि खाने वाले और मांसाहारी मांस खाने वाले दोनों श्रेणी में आते हैं। चूँकि चूहा, चींटी और भालू सर्वाहारी होते हैं जबकि सांप मांसाहारी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने सांप के लिए क्या बताया था? सांप के लिए हमने बता दिया था शाकाहारी। तो यहाँ पर यह शाकाहारी नहीं है, यह मांसाहारी है। और सर्वाहारी के अंतर्गत यह तीनों आते हैं, लेकिन यह मांसाहारी के अंतर्गत आता है, मांसाहारी। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भूल हो गई, क्योंकि यह दोनों चीज़ें खाता है। यानी कि जैसे मेढक को खाता है सांप, मेढक को निगलता है, तो यह
इस प्रकार मांस खा लिया और दूध भी पीता है और वो चाटता है यानी कि घास भी खाता है, तो यह शाकाहारी यानी कि मांसाहारी है। यह निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए ओजोन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी जलवाष्प, डी हाइड्रोजन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हाइड्रोजन। व्याख्या दी गई है इसकी। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये गैसें इस प्रकार हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाष्प, ओजोन आदि, जबकि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरणीय समस्या नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ए भोजन का आनुवंशिक संशोधन, बी वनीकरण, सी अम्ल वर्षा, डी जैव विविधता का ह्रास। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी वनीकरण। पर्यावरणीय समस्या नहीं है, यानी कि अधिक से अधिक वन जब लगाएंगे यानी कि वनीकरण हो जाएगा, तो इसमें कोई पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा, पर्यावरण को फायदा होगा। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर। वनीकरण का अर्थ है किसी ऐसे क्षेत्र में वृक्षारोपण करना जहाँ पर पहले से वनाच्छादन नहीं था। यह प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार से किया जा सकता है। इससे पर्यावरण का लाभ होता है, यानी कि कोई नुकसान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WWF का पूरा नाम है? ए वेब वर्ल्ड फेडरेशन, बी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, सी वर्ल्ड वेब फेडरेशन, डी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें हम, तो हो जाएगा WWF का पूरा फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख सकते हैं। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक गैर सरकारी संस्था है या NGO है, जिसकी स्थापना 19 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने WWF को वर्ल्ड वाइड वेट समझकर इसका आंसर दूसरा ही टिक कर दिया। तो इस प्रकार बढ़ेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के वर्णन का दस्तावेज। ए वाला ऑप्शन दिया गया है। बी वाले में देखेंगे भूकंप क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज, बी सी दिया है सूखा क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज, डी जानवरों और पौधों के दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित दस्तावेज। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी रेड डाटा बुक। रेड लिस्ट क्या है? तो रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट जानवरों और पौधों के दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित दस्तावेज है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम इसकी व्याख्या को या विस्तार को। दिए गए हैं रेड डाटा बुक वर्ष 1964 में IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट है, जो एक राज्य या देश के भीतर पशु, कवक और पादप प्रजातियों की मौजूदगी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लांड यानी कि स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2015 के अनुसार विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान है?
ए तीसरा, बी दूसरा, सी चौथा, डी पांचवा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी। जून 2015 के अनुसार विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? ए वाला ऑप्शन दिया गया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंट्रोल ऑन क्लाइमेट चेंज, बी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कम्युनिस्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, डी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लाइमेट कम्युनिकेशन काउंसिलिंग। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखें UNF यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, तो यह चारों ऑप्शनों में दिया गया है। इसके बाद भी हमको यह समझना है कि यह किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन होगा। जब कन्वेंशन होगा तो हमारे पास यहाँ क्लाइमेट दिया गया है, यहाँ कम्युनिकेशन दिया गया है, यहाँ कंट्रोल दिया गया है, यहाँ कन्वेंशन। तो यहाँ पर कन्वेंशन वाला हमारा कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होगा। तो पहले हमारा कन्वेंशन आएगा, उसके बाद में ऑन क्लाइमेट चेंज होगा। तो इसलिए हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का पूर्ण रूप है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है? ए नागपुर, बी गंगटोक, सी देहरादून, डी ईटानगर। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखिए तो हो जाएगा हमारा सी देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। यह वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था, जो वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और सलाह प्रदान करता है। यह अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डैश परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है? ए परजीवी, बी प्राणिसम, सी स्वचालित, डी मृत पोषित। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी स्वचालित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे जीव पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं, अर्थात जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। परपोषी पोषक मुख्य रूप से मानव और जानवर होते हैं। होलोजोइक पोषण यानी कि प्राणिसम, पैरासिरिक पोषण परजीवी और सैप्रोफाइटिक पोषण यानी कि मृत पोषित परपोषित पोषण की प्रमुख पद्धति है, जब स्वचालित इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है? ए बायोगैस उत्पादन स्थल, बी खनिज की कमी वाले भंडार, सी सतत विकास के अध्ययन स्थल, डी वनों की कटाई से प्रभावित स्थल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी सतत विकास के अध्ययन स्थल। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, प्रबंधन एवं विकास करना है। दिए गए विकल्पों में से इसके लिए उपयुक्त विकल्प सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? ए उपलब्ध शिकार में कमी, बी वन्यजीव गलियारों का संयोजन, सी मवेशियों की चराई, डी प्राकृतिक वास का विखंडन। तो भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है,
क्या खतरा नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, वन्यजीव गलियारों का संयोजन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसकी व्याख्या को। यह है वन्यजीव गलियारों का संयोजन भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन डैश में हुआ था? कहाँ हुआ था? ए दिसंबर 1994, बी दिसंबर 1997। यहाँ पर दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से इसका राइट आंसर देखें तो बी वाला हो जाएगा। दिसंबर 1997 में क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। व्याख्या पर नज़र डालेंगे इसकी हम थोड़ी सी, यानी कि कॉप दिया गया है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी 3 दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में आयोजित किया गया था। इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह कानूनी रूप से विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य करता है। तो यहाँ पर आज के हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, जो जीव विज्ञान के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर आधारित है, या बार बार क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में रिपीट हुए थे उन पर हमने चर्चा की और व्याख्या सहित उन पर हमने चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा, और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और पिछली क्लासों को यदि आप सभी लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।